से मैं पैदा हुई हूँ ना, तब से मैं थोड़ा सोसाइटी की नज़रों में बेचारी टाइप की लड़की बन गई हूँ। पापा ने सपना देखा हुआ था कि मुझे कलेक्टर बनना है, मेरे दादाजी बोलते थे कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी मेरी लाइफ में, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर फील कर रही थी। जो बेचारापन मैं छोड़ के आ चुकी थी बचपन से ही, वो वापस से मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया था। यूट्यूब क्या चीज़ है और इसके मायने कितने बड़े हैं मेरी लाइफ में। लेकिन इस दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिन्हें हमेशा पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या करना है। दूसरे वो जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। और मैं ना ये सेकंड टाइप वाले स्टूडेंट थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने हूँ जोश टॉक पर अपनी कहानी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरण नागर और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की फार्मर यानी कि किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं एक टेक यूट्यूबर भी हूँ। गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली में जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, तब से मैं थोड़ा सोसाइटी की नज़रों में बेचारी टाइप की लड़की बन गई हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि पैदा होने के साथ ही मेरे हाथों में नॉर्मल लोगों की तरह 10 उंगलियां नहीं थी। और इसकी वजह से मेरे आसपास के लोग यानी कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे रिलेटिव्स मुझसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते थे। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचारापन वाला माहौल मेरे आसपास बन गया था। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने मुझे लेके एक सपना देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे, इतना ज़्यादा एजुकेट कर देंगे, ताकि एक दिन ये खुद बड़ी होके इतनी बड़ी पोस्ट पर चली जाए, ताकि ये खुद अपने हाथों का ऑपरेशन करवा पाए और इस सोसाइटी की नज़रों में एक नॉर्मल लड़की वाली ज़िंदगी जी सके। तो अब बात कुछ ऐसी थी कि गांव में पढ़ाई का इतना कुछ खास माहौल होता नहीं है। इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मुझे अपने से दूर अपने किसी रिलेटिव्स के पास कोटा भेज देंगे। कोटा जाना ही जाता है एजुकेशन के लिए। इस वजह से 3 साल की उम्र से ही मैं अपने पेरेंट्स से दूर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न जितना मेरे पेरेंट्स के लिए टफ था, शायद मेरे लिए भी उतना ही होगा। लेकिन उस एज में मुझे इसकी समझ नहीं थी और मैं इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगी थी बचपन में ही। आई गेस मेरा बचपन कहीं छूट सा गया था। और मुझे अपने पेरेंट्स का सपना भी तो पूरा करना था। पापा ने सपना देखा हुआ था कि मुझे कलेक्टर बनना है, मेरे दादाजी बोलते थे कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। ऑल्दो इन सारे शब्दों का मतलब भी मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका ये सपना था इसलिए मुझे ये सब कुछ करना था। इनफैक्ट लोग तो आज भी ऐसा बोलते हैं कि यार तुम तो डिफरेंटली एबल्ड हो, तुम्हें तो कोटा लग जाएगा और सरकारी नौकरी तुम्हें बहुत ही ईजीली मिल जाएगी। बट खैर जो भी हो, अभी मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज आ चुका था। क्लास 10th के बाद मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था। मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहती थी, मुझे आर्ट्स लेना था। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और हमारी सोसाइटी में ये ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम आर्ट्स नहीं ले सकते। आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ वही लोग चूज़ करते हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते या फिर कमज़ोर दिमाग के होते हैं। तो यहाँ पर भी सोसाइटी वापस से जीत गई और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लिया। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इस वजह से मेरी मेहनत और जो इतने सालों तक मैं अपने पेरेंट्स से दूर रही, उन सब की मेहनत रंग लाई और एक काफ़ी अच्छे कॉलेज NIT हमीरपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं ये बोलना चाहूँगी, इन 4 सालों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अपने आप को इतना खुश और जो बचपन मैंने खोया था वो बचपन मैंने इन 4 सालों में जी लिया। जितनी मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती थी वो इसी कॉलेज में हुई है। वो पुरानी ज़िंदगी जो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती थी, मैं उस ज़िंदगी को छोड़ के अब काफ़ी आगे निकल चुकी थी। लेकिन बताना चाहूँगी कि कॉलेज में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करी थी, जो कि मुझे काफ़ी टिपिकल लगती थी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं कॉलेज में काफ़ी मीडियोकर स्टूडेंट थी। और यही शायद रीज़न रहा है कि जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो काफ़ी कम कंपनीज़ में मुझे बैठने का मौका मिला। बट थैंकफुली फाइनल ईयर तक के एंड होते होते मेरा प्लेसमेंट हो गया था।
कंपनी 6 लाख का पैकेज ऑफ़र कर रही थी। एंड वैसे प्लेसमेंट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पर भी सोसाइटी का प्रेशर था कि अगर तुमने एनआईटी में रह के पढ़ाई करके तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिर तुमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। तो हाँ, प्लेसमेंट हो गया, 6 लाख का कंपनी पैकेज ऑफ़र कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे जॉइनिंग डेट नज़दीक आती गई मुझे पता लग गया कि मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो 15,000 पर मंथ ऑफ़र कर रही है। बाकी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कमाना है तो इंसेंटिव या फिर टारगेट पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम कमा सकते हो। और क्योंकि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हूँ तो शायद मैं वो मेहनत कर लूँगी। और मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। इतना कम पैकेज होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि तुम जाके जॉब कर सकती हो। मैंने भी लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए कंपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ रह के मुझे पता लग गया कि नहीं भाई, कितना भी मेहनत कर लो तुम यहाँ पर इंसेंटिव बेसिस पर काम करके भी तुम इतना नहीं अर्न कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी मेरी लाइफ में, जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर प्रेशर फील कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात क्या हुई कि मेरे एक दोस्त ने यूट्यूब इंट्रोड्यूस किया मेरी लाइफ में और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना एक टेक चैनल क्रिएट कर लिया। क्योंकि मैं एक टेक फील्ड से बिलोंग करती थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई की हुई थी, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट था, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, सीधा टेक चैनल खोल लिया। अगर आप लोग YouTube पर सर्च करोगे तो मोस्टली जो टेक रिलेटेड चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे वो लड़कों के ही होंगे। बहुत ही रेयर कोई लड़की है जो YouTube पर अपना टेक चैनल क्रिएट करके बैठी हुई है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रगल वाला दौर था। बट क्योंकि लुधियाना में जॉब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्लस यूट्यूब नहीं कर पा रही थी इतना अच्छे से, इसलिए मैंने लुधियाना की जॉब वहीं पर क्विट कर दी और मैं आ गई दिल्ली में। दिल्ली में जो मेरी जॉब थी वो काफ़ी रिलैक्स थी, यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था, तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर रेगुलर होने लग गई। एंड यूट्यूब पर रिस्पॉन्स एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी इनकम नहीं कर रही थी, सिर्फ मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था। ऊपर से एक और प्रेशर अलग, लोगों के कमेंट्स ऐसे आते थे। जब होता क्या है ना, जब तुम्हारे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 30, 40, 50, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, तो जितने भी बंदे तुम्हें कमेंट करते हैं तुम सबको पढ़ते हो और काफ़ी ज़्यादा उसको ले लेते हो अपने दिल और दिमाग पर। यही मेरे साथ होता था। लोग मुझे बोलते थे कि मैडम आप गलत जगह पे आ गई हो, टेक आपके बस की बात नहीं है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करो, आप मेकअप रिव्यू करो, मॉडलिंग में चले जाओ, लेकिन टेक से हट जाओ। बट उस टाइम पर मैंने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को साइड में रख कर मैं थोड़ा सा फोकस करती गई कि नहीं, मुझे इस फील्ड को कॉन्कर करना है, इस अपने पैशन को मुझे फॉलो करना है। और मैं यूट्यूबर बनना चाहती थी दिल से, तो मैं वही करती गई। मैंने अपने पैसों से, जो मैं जॉब से कमाती थी, उन पैसों से मैंने स्मार्टफोन्स को परचेस करके उनके रिव्यूज़ करना शुरू कर दिया। फाइनली एक टाइम पर आके YouTube ने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया और क्रिएटर ऑन द राइज का टाइटल दिया। इसी चीज़ की वजह से 24 आवर्स तक मेरा चैनल ट्रेंडिंग सेक्शन में था और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। उसके बाद थोड़ा हैप्पी फेस चालू हो गया था लाइफ का। उसके बाद हुआ क्या कि एक स्मार्टफोन जो कि रेडमी का फ़ोन था, उसके ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स का वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गया और मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए उस पर। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल गया। ओवरऑल तब से मेरा चैनल काफ़ी अच्छा खासा चलने लग गया था, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी था। अभी हो क्या रहा था कि चैनल पर जो कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे 50% से ज़्यादा कमेंट्स ये होते थे कि मैम आपकी फिंगर्स को क्या हुआ है। जो बेचारापन मैं छोड़ के आ चुकी थी बचपन से ही, वो वापस से मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया था, क्योंकि कमेंट सेक्शन उन्हीं कमेंट से भरा होता था। अगर आप लोग आज भी गूगल पर जाके लिखोगे टेकी किरण, तो जो नेक्स्ट सजेस्टेड वर्ड आता है वो होता है फिंगर्स। लोग मेरी फिंगर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल से। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती थी, लेकिन मैं शुरुआत में चाहती नहीं थी कि मैं शुरुआत में ही लोगों को बता दूं कि मेरी फिंगर्स क्यों नहीं है। अगर मैं चाहती तो बता भी सकती थी, हो सकता है मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी मिल जाती और इस वजह से मेरा चैनल भी बूस्ट हो जाता। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मैं यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने आई थी।
मैं टेक रिव्यूअर बनने आई थी, टेक यूट्यूबर बनने आई थी। तो इस वजह से मैंने इन सारे कमेंट्स को टोटली इग्नोर किया, आज तक एड्रेस नहीं किया था इन सारी चीज़ों को। तब जाके एड्रेस किया जब मुझे लगा कि मेरी एक अच्छी खासी ऑडियंस बन गई है। 2,40,000 सब्सक्राइबर होने पर जब मेरी इतनी अच्छी प्यारी फैमिली मेरे साथ आ गई, तो मैंने सोचा कि अब सही टाइम शायद आ गया है कि मुझे बता देना चाहिए कि मेरी फिंगर्स के साथ क्या हुआ। तो मैंने लोगों को बताया कि कहानी कुछ ऐसी थी, ये बचपन से ही ऐसा। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। और इस पूरी जर्नी में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए, तो मैंने यूट्यूब उनको बताया कि मैं ये भी करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। मेरे पापा को मैंने तब बताया जब मुझे किसी कंपनी ने स्मार्टफोन्स भेजे, और वो स्मार्टफोन्स मैंने अपने मम्मी और पापा दोनों को गिफ्ट किए 1 लाख सब्सक्राइबर पर। मुझे लगता है उन्हें आज भी इतना कुछ समझ में नहीं आता है कि यूट्यूब क्या चीज़ है और इसके मायने कितने बड़े हैं मेरी लाइफ में। लेकिन बिलीव मी, ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं दिल से फॉलो करना चाहती हूँ और इसको मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, लाइफ में वही करो जिसके लिए आप एक्चुअली में बने हुए हो। असली सक्सेस के मायने तभी हैं जब आप वो कर लेते हो जिसे आप दिल से करना चाहते थे। और कभी अगर दिल में ये सवाल आता है ना कि यार अब कुछ अलग करने का टाइम निकल गया है, तो बता देती हूँ, अलग करने का टाइम कभी आता नहीं है। वो टाइम आप खुद को क्रिएट करना पड़ता है। खुद को पहचानो और लग जाओ अपनी पहचान बनाने। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।